इसमें पहली बिंदु है कि कोई भी भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम जीवन मूल्य को उद्घाटित करे और प्रयोजन निष्प्रयोज्य प्रयोजन मूलक हो और जीवन मूल्यों को उद्घाटित करता है। फिर दूसरी बिंदु क्या है? जीवन में जुड़ी प्राकृतिक और आचरण योग्य बातों का समावेश होना चाहिए। प्राकृतिक बातें हो और आचरण योग्य बातें, उनका समावेश होना चाहिए, तब भारतीय ज्ञान परंपरा सिद्ध होगा। तीसरी बिंदु विचारित है राष्ट्रीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश की जड़ों से पूरे करिकुलम को पोषित होना चाहिए। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश, जो आज का हमारा समाज है, जिस तरीके के विचार पर चल रहा है, उन विचारों का समझ कैसे होगा और उनसे उन्नत विचार कैसे आएंगे, ऐसी वैचारिकी का समावेश होना चाहिए। ये आचार्य परंपरा की जिम्मेदारी। दूसरा, अगला, ऐसा न हो कि पढ़ करके कोई ज्ञानी बन के और दिन रात माला लेके बैठ जाए, पर वही ब्रह्म करता रहेगा। ऐसा पाठ्यक्रम बना दो भगवान की प्राप्ति करने लगे हो। नहीं, रचनात्मकता कैसे, उद्यमिता का विकास कैसे, कौशल का विकास कैसे होगा, रचनाशीलता और उद्यमिता की वृद्धि करने वाला करिकुलम होना चाहिए, नवोन्मेषी होना चाहिए, इनोवेटिव। ऐसा नहीं है से बंधन नहीं होते, परंपरा कभी बंधन नहीं है। हाँ, नवाचार में परंपरा का समावेश। अगर अनुमति दे तो एक प्रसंग सुना दो। श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथु का प्रसंग है। अब पृथु धनुष और तीर लेकर के पृथ्वी का वध करने के लिए तैयार है। अब कह रहे वसुधे त्वां प्रतिष्यामि मत्शासन परामुखी, अरे पृथ्वी तेरा वध कर देंगे, हमारे शासन के विरुद्ध काम कर रही हो। तो पृथ्वी हमारा दोहन करो, प्रजा का पालन करो। चमड़ा वाला चमड़ा ले गया, दूध वाला दूध ले गया, अनाज वाला अनाज ले गया, विद्या वाला विद्या ले गया, जो जिसको चाहिए था समाज को सब ले गया पृथ्वी से। मगर पृथ्वी ने अंतिम बार राजा पृथु को एक चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? अब देखो, जो भी समाज का नेतृत्व करता है, जो भी राजा बनता है, जो प्रशासक होता है, एक बात कान खरगोश खोल करके सुनो महाराज जी। क्या? नए नए प्रयोगों के आधार पर, परंपरा का परित्याग करके नए नए प्रयोगों के आधार पर कोई भी राजा यदि प्रजा का पालन करना चाहेगा तो उसके अभिनव प्रयोग निरंतर विफल होंगे, निरंतर विफल होंगे, निरंतर विफल होंगे। पूछे क्यों? आगे परंपरा का समादर नहीं है इसलिए परंपरा बंधन तो नहीं है, किंतु परंपरा का समादर हमेशा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में आप स्वयं विचार करें, क्या 100% हम ज्ञान दे देते हैं? अच्छा, नहीं दे पाते। तो हमारी आचार्य परंपरा में फार्मूला दिया था कि कक्षा में विद्यार्थी टीचर से केवल 1/4 जान पाता है। आचार्यात् पादमादत्ते, आचार्य से केवल 1/4 जानता है, और पादम धरते 100 में गया, और 1/4 और जो है वो अपनी मेधा शक्ति से वो कवर करता है, जो इंटेलेक्ट है उसके अंदर। और फिर हिस्सा वो अपने ग्रुप डिस्कशन में विद्यार्थियों से बातचीत करता है। 100 ब्रह्मचारी पादम, अर्थात जो ग्रुप डिस्कशन हुआ तो उसमें हो जाना। अब 3 हिस्सा ज्ञान को पा गया, पढ़ाई में 100% नहीं हुआ तो पादम काल क्रमेण च, जो 1/4 बच गया है ना, अब वो जीवन के थपेड़ों से सीखेगा, न पुस्तक से, न कक्षा में, न आचार्य से। ये था, यही हमारा सूत्र। तो जो मैं कह रहा कि
ये अनुसंधान की दृष्टि का विकास होना चाहिए। परंपरा बंधन नहीं है, नवोन्मेषी होनी चाहिए और अनुसंधान की दृष्टि का विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रत्येक पक्ष में, चाहे वो मैनेजमेंट का हो चाहे होना चाहिए। देश की शास्त्र परंपरा और पूर्व के अनुसंधान के संदर्भ जरूर दिए जाने चाहिए, क्योंकि शास्त्र में श्रम हुआ है, चिंतन हुआ है और जो पुराना रिसर्च है उसकी अपनी एक उपयोगिता और अहमता है, इसलिए उसका हमेशा जिक्र होना चाहिए। सातवीं बिंदु क्या है कि आपका कोई भी पाठ्यक्रम इतिहास से अवश्य प्रेरित होना चाहिए, भारतीय इतिहास से प्रेरित, भविष्य की दृष्टि से ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम पाठ्यक्रम बनाते कल क्या होगा, कल भी करो, कल की पीढ़ी क्या करेगी इसको भी सोचना पड़ेगा। और देखिए आठवीं, विद्यार्थी क्षमता का क्रमिक उन्नयन होना चाहिए। विद्यार्थी की क्षमता का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म में बीए करने गया तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया और जब इंटरव्यू देने गया तो कहा कि पूरे परिवार का नाम अंग्रेजी में लिख दे तो अंग्रेजी आई। तो अंग्रेजी बोल तो लेता है लेकिन जनरेट कुछ भी नहीं कर पाता। तो जनरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम भी बनाया जाना चाहिए। फिर देखिए समाज की आवश्यकता और वातावरण को चेक करके ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। दसवीं बिंदु है कि सूचना संग्रहण मत करिए, ज्ञान का साक्षात्कार हो सके, क्योंकि ज्ञान का कोई स्वभाव नहीं है। मैं और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो मेरे तक, आप तक, उन तक या किसी तक आए नहीं। ज्ञान किसी को मिलता उल्टा नहीं है। ज्ञान का अपना निजी स्वभाव है कि वह किसी के पास नहीं आता, जो आता है उसको बोध करते, जो प्राप्त होता है उसको बोध करते हैं। और नैषध महाकाव्य में कहा गया कि जब कोई अध्ययन करता है तब उसको बोध करते हैं, बोध प्राप्त हो गया और तब उसके आचरण में, जब बोध हो गया तो आचरण में, और जैसे आचरण में आएगा प्रचार। चार चरण में होता है, अधीत, बोधाचरण, प्रचार। अध्ययन किया तब बोध हुआ। अब आज की क्या स्थिति है कि बिना अध्ययन के ही बोध हो गया। जैसे बीए पास हुआ सीनियर चलने वाला, पीएचडी कर लिया तो और दिक्कत हो पाई, धरती दबाते हुए चलता है, ज्ञानी है। और नैषध महाकाव्य में होता है कि आप अध्ययन करिए तो बोध होगा, और जब बोध होगा तो आचरण में आएगा, और आचरण में आएगा तभी आपका प्रचार समाज के लिए लाभकारी होगा। अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार, ये चार शिक्षा के चरण हैं। यह नोट कर लेना चाहिए हमें हमेशा कि हमें कोई भी बोध अध्ययन से ही होगा और कोई भी आचरण बोध से ही होगा, और हमारा प्रचार तभी सफल होगा जब हमारे पास ये तीनों इसके। तो ये तो अब अगला, अभिरुचि, स्वभाव, क्षमतानुसार क्रमिक विकास, यह ध्यान देना होगा। और मैं सुना रहा हूं, इतना सोचा है। पाठ्य सामग्री संवेदनशील और जड़ता से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। जड़ता नहीं होनी चाहिए पाठ्य नहीं। पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में वो लागू हो, जो संवेदना को जागृत करती, सामाजिक संवेदना का जागरण करती। फिर पाठ्य रचना में निरंतर आपको नवीनता लानी चाहिए, सोचते रहना चाहिए और नया क्या कर सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं। आगे, श्रेष्ठतम संदर्भ, आप निसंकोच कहिए कि फला ऋषि ने कहा था, आप निसंकोच कहिए कि फला आचार्य ने कहा था, क्योंकि भैया भारत की शिक्षा में केवल एक पोस्ट होती, आचार्य। वहां न गेस्ट टीचर होता, न वहां कॉन्ट्रैक्ट टीचर होता है, न वहां असिस्टेंट होता है, न वहां एसोसिएट होता है, न तत्र प्रोफेसर पदम, तत्स पदम केवलम आचार्य पदम, वहां तो केवल आचार्य होता है। अब बताइए, अतिथि शिक्षक से भारतीय ज्ञान पढ़वाएंगे, ऐसा सोचिए। इसका मतलब यह है कि गेस्ट टीचर वो है जो पढ़ाएगा तो श्वास चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वाले आएगा तो खड़ा रह पाएंगे, इतना पढ़ा सकता है।
फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएगा तो चलना वलना सीख लेंगे, एसोसिएट पढ़ाएगा तो हो सकता है कि कुछ काम करने लगे, और प्रोफेसर यदि पढ़ा देगा तो हम होगा यही हुआ। और ज्ञान तो एक ही पढ़ाएंगे 5 प्रकार के लोग, और उसमें हम कहेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा लागू करो। विचार करना, मैं निंदा नहीं कर रहा, चिंतन करिए, क्योंकि हम इसी में रहते हैं। कौन करेगा? नहीं करेगा। आप देखिए, श्रेष्ठतम संदर्भ होगा, फिर राष्ट्र गौरव का जागरण होगा। ऐसा नहीं हो कि पढ़ता है विश्वविद्यालय में और सोचता है कि राष्ट्रवाद पता नहीं कहां से थोप दिया सिर पर लिया। यह विचार न आए, इसका उन्मूलन करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। मातृभूमि के प्रति समर्पित और निष्ठावान कैसे होगा, अपने परिवार और जीवन के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक होगा, अपने को बर्बाद कैसे बचा सकेगा, चमकदार नागरिक कैसे बन सकेगा, उन्नत जीवन कैसे होगा, इसका पाठ्यक्रम बन सकता है। समग्र ज्ञान हेतु एक ऐसी पाठ्यचर्या बनाइए जिसको विविध विद्या परंपरा कहें। उस विद्या में नाम गिना, समय हमको लगता है बहुत अधिक हो चुका है। उस विद्या में नाम गिना रहा हूं मैं कि पहले सृष्टि विद्या पढ़ाई जानी चाहिए, झलक। फिर सृष्टि विद्या में यज्ञ का समावेश होना चाहिए। उसके बाद हमारी योग विद्या, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है, जो हमें कर्म फल से मुक्त करने की विद्या है। योग व्यायाम नहीं है, कर्म फल से मुक्त करता है, क्योंकि क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा जन्म वेदनी, यह पतंजलि योग का सूत्र है कि क्लेश मूल होते हैं कर्माशय। ओ बाबा रामदेव जी का व्यायाम अलग है, तो योग नहीं है। योग का एक अपना दर्शन है, आयुर्वेद विद्या है। आयुर्वेद विद्या में आप लोग भारतीय हैं, आप ये बताइए, विश्व का कोई ऐसा देश बताइए भारत के अलावा जिसमें रोग को कर्म का फल कहा गया। मैंने तो नहीं सुना, आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। भारत ही देश है जहां चरक संहिता लिखते समय कहा कि रोग 2 प्रकार के होते हैं। जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, जो असाध्य रोग होते हैं, वे मनुष्य के अपने कर्मों का फल होते हैं। उनकी दवाएं, उनका इलाज इस तरीके से होना चाहिए। और जो व्याधियां दोषज होती हैं, जो रोग दोषज होते हैं, जो वात पित्त और कफ के बिगड़ जाने से उत्पन्न होते हैं, उनकी दवाएं इस प्रकार। दोनों प्रकार का चिंतन करने वाला आचार्य भारत में है, तो हम कैसे इस ज्ञान को हीन करें? ये श्रेष्ठतम ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है विश्व के भूभाग पर। मैंने विदेश में भी व्याख्यान दिया, विदेशी आचार्य प्रोफेसर लोग जो भारत से गए हैं, उनसे भी मैंने बहुत सीखा, पढ़ा, पूछा। अंत में यह हुआ कि नहीं, ये ठीक है, ये हमारा ठीक है। तो उसमें आयुर्वेद विद्या, फिर नाट्य विद्या। आज ने जो हम लोगों को दे दिया है, अगर हम उस पर चले होते तो फिल्म इंडस्ट्री ने समाज के वातावरण को इतना दूषित नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री निश्चित रूप से समाज के वातावरण में कहीं न कहीं तो किया है। मैं कोई भड़काऊ वक्तव्य नहीं दे रहा, कहीं न कहीं तो दिया है। यदि हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का अनुगमन किए होते तो आज एक से एक कलाकार और अभिनेता हमारे देश में पैदा हुए होते कि आज दुनिया में शरण चूमती और कहती कि चल करके हम इसी तर्ज पर हमारे देश में भी बनवा दो। हमने छोड़ दिया उसको, हमने उस नाट्य विद्या को छोड़ दिया। स्थापत्य विद्या हमारी जाती है, हम छोड़ दिए। और देखिए अभियांत्रिकी में हम फंसे, हमारे लड़के पढ़े, हमारे देश ने खर्चा नहीं दिया, देश चले गए, अपनी प्रतिभा को उनको दे दिया, उन्होंने उनका उपयोग कर लिया। और लोक विद्या, कार में भी भारत में विद्या है,
राजशेखर ने काव्य मीमांसा में विद्या कहा। काव्य केवल कविता नहीं है, काव्य विद्या है। इसके अतिरिक्त लोक विद्या है। तो लोक विद्या में भी लोक शिल्प है, लोक संगीत है और लोकाचार है, लोकाख्यान है। ये सारी की सारी भारत में बहुत बड़ी समृद्धि है। तो अभियांत्रिकी वाले को, प्रबंधन वाले को, अब आते हैं 2 मिनट हो लेंगे भगवत गीता। भगवत गीता में मेरे द्वारा भक्तीश्वर की प्रेरणा से एमए शुरू कर दिया गया इग्नू में। अभी तक विश्व के किसी विश्वविद्यालय में भगवत गीता में एमए नहीं होगा। आप बताइए कि भगवत गीता में जितने पात्र हैं, किसी का परिचय जानते हैं? नाम नहीं जानते बस। अब एक काशीराज कौन है, किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, महाभारत में इनका घर कहाँ था, कहाँ पढ़े लिखे, कुछ पता नहीं किसी। दृष्टिकेतु कौन है, कुछ पता नहीं। पांडव कौरव पक्ष के महारथी कितने हैं, कुछ पता नहीं सबको। इनका विस्तृत परिचय क्या है, धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं। भगवत गीता में कितने दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय है, कुछ मालूम नहीं, हमको भी नहीं मालूम। तो भगवत गीता में जितना अनुप्रयुक्त अध्ययन है, आत्मनिर्भरता भगवत गीता से कैसे आएगी, जीवन का प्रबंधन भगवत गीता से कैसे आएगा, ज्ञान का संचार गीता से कैसे करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि पिता बनकर, पुत्र बनकर, पत्नी बनकर 3 स्तरों में ज्ञान दे दीजिए। इसके बाद उपासना करेंगे तो किस मार्ग से करेंगे, कर्मकांड से बाहर कैसे आएंगे, कर्मकांड से बाहर कैसे निकलेंगे, और कैसे जीवन के अनुशासन में आएंगे और ब्रह्म तक जाएंगे। मूल्य कहाँ है गीता में, मन संयम के उपाय क्या है, तनाव प्रबंधन यदि है तो गीता में कहाँ है, पागलपन दूर करने का उपाय क्या है, आतंकवाद दूर करने का उपाय क्या है, विश्व बंधुत्व की स्थापना के उपाय क्या है। ये सारे इसलिए मैं गिनाता रह जाऊंगा, घंटे भर लगेंगे, क्योंकि हमने 270 शीर्षक भगवत गीता के 18 अध्याय से गढ़े हैं और 270 शीर्षकों की व्याख्या करवा करके 10 प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम तैयार करवाया है, जो आज भारत में पढ़ाया गया। ये अब इसको जो पढ़ेगा वो संपूर्ण मानवीय से संबंधित एक नए तरीके का कंटेंट पढ़ेगा। विद्या से, इसी परंपरा से, आचार्य परंपरा से परिचय देकर के उनके हृदय में ऐसी स्थापना करनी चाहिए कि जीविका चाहे इस क्षेत्र से चल रही हो, किंतु मन उनका भारतीय हो, विचार उनका भारतीय हो, कर्म उनका भारतीय हो, सबकी उनका भारतीय हो। बस अब आगे की चर्चा विचार हो गया है। हो सकता है कि मैं